संगम नगरी में कुंभ के रंग नजर आने लगे हैं। हर तरफ आस्था के रंग बिखरे हैं। प्रयागराज में देश के कोने कोने से साधु संतों का पहुंचना शुरू हो चुका है। महाकुंभ की शुरुआत में भले ही अभी लगभग 1 महीना है, लेकिन महाकुंभ के लिए अखाड़ों का पहुंचना शुरू हो गया है। सनातन का प्रतीक माने जाने वाले अखाड़ों का मेला क्षेत्र में दाखिल होने का सिलसिला शुरू हो चुका है। सबसे पहले जूना अखाड़ा की पेशवाई मेला क्षेत्र में दाखिल हुई। जूना अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर अवधेशानंद गिरी की अगुवाई में जूना अखाड़े की ये पेशवाई पूरी शक्ति और वैभव के साथ निकली। प्रयागराज की सड़कों पर पेशवाई निकली तो साधु ही नहीं, आम जनता में भी आस्था की बयार बहती नजर आई। इन तस्वीरों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि प्रयागराज में महाकुंभ को लेकर भव्य तैयारियां तो जारी ही हैं, साथ ही साथ कल्पवास की तैयारी भी हो रही है। कल्पवास एक कठिन तप है जिसमें शुद्धता का ख्याल रखा जाता है, इसलिए कल्पवासियों के लिए मिट्टी के चूल्हे तैयार किए जा रहे हैं। जाहिर है संगम नगरी में हर तरफ आस्था की बयार है। तीर्थराज प्रयागराज के कुंभ मेला क्षेत्र में संत अब जुटने लगे हैं। संगम के तट पर आस्था, आध्यात्मिकता और मोक्ष के महापर्व महाकुंभ के रंग बिखरने लगे हैं। गंगा, यमुना और पौराणिक सरस्वती नदी के संगम पर सनातन परंपरा के दर्शन होने लगे हैं। सनातन का प्रतीक माने जाने वाले अखाड़े मेला क्षेत्र में दाखिल हो रहे हैं। 13 जनवरी को महाकुंभ की शुरुआत हो जाएगी, लेकिन उससे पहले जूना अखाड़े की पेशवाई के साथ विश्व के सबसे बड़े मेले कुंभ का आगाज हो गया। प्रयागराज जो कि कुंभ प्रारंभ हो चुका है। कुंभ तो उसी दिन प्रारंभ हो गया था जिस समय संतों ने यहाँ पर नगर प्रवेश किया था। तो आज श्री पंचदशनाम जूना अखाड़े की पेशवाई का अंगाज गूंज रहा है पूरे प्रयागराज में और पूरी बाजे बाजे के साथ जोरों शोरों से सभी संत यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। अभी आगे यहाँ पर जैसे कि हमारा ये श्री पंच परमेश्वर है, चारों मणियां यहाँ पर उपस्थित है। यहाँ से पेशवाई का प्रारंभ होगा और ये जहाँ पर धर्म ध्वजा तल में खड़ी हुई है, पंच छावनी जहाँ पर है, धर्म ध्वजा पताका लहरा रही है, वहां तक यहाँ से पेशवाई वहां प्रस्थान करेगी। फिर उसके उपरांत वहां पर जो भी हमारे भगवान श्री गुरु दत्तात्रेय यहाँ पर विराजमान हैं, वो वहां पर स्थापित हैं। हवा में लहराती धर्म ध्वजा के साथ साधु संतों का काफिला शाही अंदाज में आगे बढ़ता गया। कोई सजे धजे घोड़े पर सवार है तो कोई बग्घी पर सवार और ढोल नगाड़ों की थाप पर झूमते साधु संत। कुछ इसी अंदाज में जूना अखाड़े की पेशवाई धर्म नगरी प्रयागराज की सड़कों से होकर कुंभ क्षेत्र पहुंची। जूना अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर अवधेशानंद गिरी की अगुवाई में जूना अखाड़े की ये पेशवाई पूरी शक्ति और वैभव के साथ निकली। मैं जूना अखाड़ा के प्रवक्ता नारायण गिरी। आज जो है जूना अखाड़ा प्रवेश हो रहा है पेशवाई। आज से जो है हमारे देवता भगवान वहाँ स्थापित हो जाएंगे और वहाँ पर जो है अस्थायी रूप से उनका निवास हो जाएगा। साधु संत जितने भी है कुंभ मेले में अस्थायी रूप से निवास करेंगे, पूजा पाठ करेंगे और वहीं पर जो है फिर जो पूरा कुंभ मेला करीब 5 फरवरी तक वहीं अस्थायी रूप से निवास करेंगे। मौजगिरी का स्थान से निकलेगी, श्री राम मंदिर जाएगी, फिर परेड ग्राउंड होते हुए मेला क्षेत्र में जाएगी और छावनी में जाके वहाँ पर हमारे भगवान दत्त भगवान की चरण पादुका स्थापित हो जाएगी और वहाँ पर जो है पूजा पाठ हो जाएगा। इससे पहले अखाड़ों के भूमि पूजन का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। 3 वैष्णव अखाड़ों ने पूरे विधि विधान के साथ मेला क्षेत्र में भूमि पूजन किया था। पहले निर्मोही अनी, फिर निर्वाणी अनी और इसके बाद दिगंबर अनी अखाड़े का मंत्रोच्चार के बीच भूमि पूजन संपन्न हुआ था। अब महीने भर से भी कम का समय बाकी बचा है जब संगम के इस पावन तट पर दुनिया के सबसे बड़े आध्यात्मिक मेले का श्री गणेश होगा, जिसमें साधु संत की मौजूदगी तो होगी ही, आम लोगों को भी इस आध्यात्मिक मेले में पुण्य की प्राप्ति होगी। एक तरफ अखाड़ों का मेला क्षेत्र में दाखिल होने का सिलसिला शुरू हो चुका है, तो दूसरी तरफ तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। पूर्ण कुंभ की
अभूतपूर्व तैयारियों में जुटे तीर्थराज प्रयाग की अनुपम रौनक आपके मन को अलौकिक आनंद से सराबोर कर देगी। कहने की जरूरत नहीं कि साल 2025 का पूर्ण कुंभ कई मायनों में ऐतिहासिक होने जा रहा है। आपको बता दें कि पूर्ण कुंभ प्रत्येक 12 साल पर होता है। आपको ये भी बता दें कि कुंभ मेले का सीधा संबंध बृहस्पति ग्रह की चाल से होता है। कमाल ये है कि बृहस्पति को सूर्य का एक चक्कर लगाने में करीब 12 वर्ष लगते हैं। यही वजह है कि पूर्ण कुंभ हर साल 12 साल में आयोजित होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। प्रयागराज में भारी संख्या में साधु संतों का पहुंचना शुरू हो गया है और इसमें ऐसे साधु संत भी पहुंच रहे हैं जिनकी अनोखी प्रतिज्ञा है। आपको मिलवाते हैं रुद्राक्षधारी बाबा गीतानंद गिरी से, जिन्होंने 45 किलो के रुद्राक्ष इस वक्त धारण किए हुए हैं और रुद्राक्ष से तैयार खास मुकुट और बदन पर रुद्राक्ष से तैयार विशेष कवच। इनका काशी मथुरा को लेकर अटल संकल्प है। इस बार गीतानंद गिरी उर्फ रुद्राक्ष वाले बाबा नए संकल्प के साथ महाकुंभ में पहुंचे हैं। रुद्राक्ष वाले बाबा का मानना है कि उनके एक संकल्प के बाद अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ और अब उनकी इच्छा काशी और मथुरा में जीत की है। देखो, कई ऐसी चीजें हैं। हमने आपको कहा कि हमारा 1.25 लाख का संकल्प था। हमने ये शुरू करी थी जब 11 किलो वेट से शुरू करा था। अब इस टाइम पर 45 किलो वेट है और पर बाकी गुरु महाराज की इच्छा और परमात्मा की इच्छा के अनुसार जो है, जब तक तपस्या पूर्ण होगी जब तक चलती रहेगी। अगले अर्ध कुंभ में जो है हमारे पूर्ण होगी और जब तपस्या पूर्ण होगी तो यहीं अर्ध कुंभ में इसका वो करा जाएगा। 13 जनवरी से महाकुंभ का आगाज होगा, जिसके लिए संगम नगरी का पूरी तरीके से कायापलट हो गया है। संगम नगरी को सजाने संवारने का काम जोरों से जारी है। करोड़ों श्रद्धालु आस्था की नगरी में पहुंचेंगे, लिहाजा प्रयागराज के कोने कोने को चमकाने का काम किया जा रहा है। ये तस्वीरें शिवालय पार्क की हैं, जिसमें भारत के नक्शे के आकार में इसे बनाया जा रहा है। इस पार्क में कहीं पानी की धारा बहती हुई दिखाई देगी तो कहीं भगवान शिव का मंदिर बनाए गए हैं। इस पार्क के ठीक बीचों बीच नंदी महाराज की एक मूर्ति भी स्थापित की गई है। देखिए, ये वो हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं जिस तरीके से महाकुंभ के दौरान एक भारत का नक्शा बनाया गया है और इसमें भारत की तमाम संस्कृति, शिवालय, मंदिर और धर्म को दिखाया गया है। इसके बीचों बीच नंदी की मूर्ति भी लगाई गई है। प्रयागराज में महाकुंभ को लेकर तैयारियां लगातार चल रही है। साथ ही साथ यहां कल्पवास की तैयारी भी हो रही है। कल्पवास एक कठिन तप है जिसमें शुद्धता का बहुत ही ध्यान रखना होता है, इसलिए कल्पवासियों के लिए मिट्टी के चूल्हे तैयार किए जा रहे हैं। कल्पवास के बारे में विस्तार से जानने के लिए देखिए हमारी ये रिपोर्ट। जय गंगे हरे हर गंगे बजे, हे जगदम्बे तुम्हें प्रणाम। जगत मात जगतारण हो माँ, जगत मात जगतारण हो माँ, भव भय भंजन तुम्हें प्रणाम। संगम नगरी में महाकुंभ की भव्य तैयारियां जारी है। 13 जनवरी को महाकुंभ का शुभारंभ होने पर यहाँ और दिव्य छटा दिखाई पड़ेगी। कुंभ में अखाड़ों की लहराती हुई धर्म ध्वजाएं समृद्ध धार्मिक परंपराओं को परिभाषित करती दिखाई देती हैं। तो यहाँ कल्पवास के दौरान तप और पूजा पाठ की धारा भी खूब बहती है। कल्पवास पौष पूर्णिमा से शुरू होगा, लेकिन उसके लिए भी अभी ये तैयारी हो रही है। इस दिव्य भव्य और डिजिटल महाकुंभ में पहली बार अत्याधुनिक AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक का इस्तेमाल भी किया जा रहा है। साथ ही आस्था और परंपरा के रंग भी यहाँ बिखरे हुए दिखाई देंगे। इस डिजिटल कुंभ में पारंपरिक चीजें भी नजर आ रही हैं, जैसे मिट्टी के चूल्हे और बर्तन। और ये मिट्टी के चूल्हे और बर्तन कल्पवासी इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि कल्पवास के समय शुद्धता का पूरा ख्याल रखा जाता है।
पौष पूर्णिमा से लेकर माघी पूर्णिमा तक संगम के तट पर कल्पवास का तप देखने को मिलेगा, जिसमें शुद्धता का पूरा ध्यान रखा जाता है। कल्पवासी इस 1 महीने की अवधि में मिट्टी के चूल्हे का उपयोग करते हैं और इसी को लेकर महिलाएं गंगा किनारे की मिट्टी और गंगा जल से चूल्हा और उपले सब बनाने में जुटी हुई हैं। कुंभ का आयोजन प्रयागराज और आसपास के लोगों के लिए रोजगार का भी माध्यम बनता है, जिसकी खुशी मिट्टी का चूल्हा बनाने वाली इन महिलाओं के चेहरे पर साफ झलकती है। रोजगार मिलता है हमें के क्या करने, बच्चों को नौकरी मिलती है, झाड़ू उसकी सफाई फपाई की। और आप लोग चूल्हा बनाती हैं? चूल्हा बनाते हैं। कल्पवास करने वाले अपने नाते रिश्तेदारों के लिए लोग चूल्हे की खरीदारी करने यहाँ पहुँच भी रहे हैं। तो हमारे परिवार के कुछ लोग कल्पवास करने आएंगे, तो लोगों का ये मानना होता है कि जो कल्पवासी होते हैं, मिट्टी के चूल्हे और मिट्टी का एक बोरसी होता है, उसमें आग जलाने से या मंत्रोच्चार करने से और चूल्हे पर खाना बनाने से यहाँ का वातावरण भी शुद्ध होता है और मन भी शुद्ध रहता है। इसलिए हम उन्हीं की खरीदारी करने के लिए यहाँ आए हुए हैं। मेरे रिश्तेदार छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश से ये कुंभ मेले में कल्पवास करने आते हैं, जो कि उन्होंने फोन करके कहा कि यहाँ का चूल्हा मट्टी का, जो कि गंगा जी की मट्टी से और गंगा जल से बना हुआ होता है, काफी शुद्ध होता है और हवन के लिए जो मट्टी के बर्तन बनाए जा रहे हैं उसको भी लेना है, तो मैं इसको लेके रख दूंगा। उनको कल्पवास करने आएंगे तभी उनको मैं दूंगा। प्रयागराज में गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम पर कल्पवास की परंपरा आदिकाल से चली आ रही है। मान्यता है कि यहाँ कल्पवास से ब्रह्मा के एक दिन का पुण्य मिलता है। पौष पूर्णिमा के साथ आरंभ होने वाले कल्पवास में श्रद्धालु संगम के तट पर अपना डेरा जमाते हैं और लगभग 1 महीने तक यहीं रहते हैं। कल्पवास एक बहुत ही कठिन साधना है। कल्पवास में श्रद्धालु को अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखना पड़ता है। उन्हें जमीन पर सोना पड़ता है। इसमें साफ सुथरे पीले और सफेद रंग के कपड़ों का अधिक महत्व होता है। इसमें दिन में 1 बार ही भोजन करना होता है। साथ ही श्रद्धालु को नियम पूर्वक 3 समय गंगा स्नान और यथासंभव भजन कीर्तन, प्रभु चर्चा और प्रभु लीला का दर्शन करना आवश्यक होता है। एक बार कल्पवास शुरू करने के बाद इसे पूरे 12 वर्षों तक करना होता है। पद्म पुराण के अनुसार कल्पवासी को 21 नियमों का पालन करना चाहिए, जिसमें सत्य बोलना, अहिंसा, इंद्रियों का समन, दया भाव, ब्रह्मचर्य का पालन समेत कई नियमों का पालन करना होता है। कल्पवासी को कुंभ के दौरान हर सूर्योदय के समय गंगा में डुबकी लगाकर सूर्यदेव की पूजा करनी चाहिए। मान्यता है कि माघ मास के दौरान कुंभ में स्नान करने से व्यक्ति को पुण्य की प्राप्ति होती है और कल्पवास करने वाले को पिछले सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। इससे कल्पवासी अगले जन्म में राजा के रूप में जन्म लेता है। मोक्ष का संकल्प लेकर कल्पवास करने वाले को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इन्हीं मान्यताओं को लेकर संगम के तट पर कल्पवासियों का मेला लगता है और यहाँ भक्ति की अद्भुत छटा देखने को मिलती है। प्रयागराज से आनंद राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। हमारे देश में उत्सव के अनेक रंग देखने को मिलते हैं। उन्हीं में से एक है कच्छ रण का उत्सव। गुजरात के कच्छ में चल रहे इस उत्सव में देश विदेश से लोग पहुंच रहे हैं और इसका आनंद उठा रहे हैं। यहां पर्यटकों के लिए टेंट सिटी का निर्माण किया गया है, जहां सभी तरह की सुविधाएं मौजूद हैं। सिटी में रहने का लुत्फ लेना हो, गीत संगीत और नृत्य की महफिल का आनंद उठाना हो या फिर ऊंट की सवारी करनी हो, तो गुजरात के कच्छ का ये रण आपका इंतजार कर रहा है, जहां कला संस्कृति के तमाम रंग बिखरे पड़े हैं।
कच्छ के सालाना रण उत्सव का आनंद लेने बड़ी संख्या में लोग यहाँ पहुँच रहे हैं। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता पर्यटकों को खूब भा रही है और ऊंट की सवारी करते हुए यहाँ की दिव्य छटाओं का दीदार करना तो इनके लिए वो पल है जिसे वो हमेशा अपने जहन में कैद करके रख लेना चाहते हैं। बहुत ब्यूटीफुल है। कच्छ नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा, जरूर देखना चाहिए। हम फॉरेन कंट्रीज में घूमने जाते हैं तो इंडिया में भी बहुत कुछ है। यहाँ का खाना, रहन सहन, सब एथनिक जो पहनावा है वो सब बहुत अच्छा है, बहुत ब्यूटीफुल है। और यहाँ पे बहुत सुकून है, ठंडी हवा है, जिससे जिसका भी स्ट्रेस होता है सब निकल जाता है। बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत अच्छा है कच्छ, वेरी वाइब्रेंट, वेरी कलरफुल। और गवर्नमेंट ने भी बहुत काफी अच्छी व्यवस्था की है एंड अभी तक का इट हैज बीन अ फैंटास्टिक ट्रिप टिल नाउ एंड वी आर एंजॉयिंग। कच्छ के धोरड़ो गांव में चल रहे इस रण उत्सव का अहम मकसद सैलानियों को यहाँ के लोगों के रहन सहन और संस्कृति से परिचित कराने के अलावा आसपास की हस्तशिल्प कला के लिए मशहूर गांव में काम करते लोगों से रूबरू कराना है। सैलानियों के ठहरने के लिए यहाँ भव्य टेंट सिटी बनाई गई है, जहाँ तमाम सुविधाएं मौजूद हैं। कच्छ के सफेद रण में सूर्योदय और सूर्यास्त का नजारा बेहद अनोखा होता है। चांदनी रात में रण के विशाल मैदान में चमकती रेत का सौंदर्य देखना तो पर्यटकों को एक अलग ही एहसास कराता है। इन नजारों का दीदार करने देश विदेश से लोग यहाँ पहुँच रहे हैं। एक्चुअली यहाँ पे मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ, बट जैसे मैंने फोटो में देखा था वैसे ही काफी अच्छा एक्सपीरियंस है यहाँ पे ना। तो मुझे लगता है कि बाकी लोगों को भी आना चाहिए, एक बार इसको विजिट तो करना चाहिए। ये बहुत डिफरेंट है, मतलब कि ऐसा तो मैंने पहले कभी इंडिया में देखा नहीं है, बट बहुत डिफरेंट है ये गुजरात में और राजस्थान में भी नहीं है, तो डिफरेंट एक्सपीरियंस है। पर्यटकों को यहाँ पर कच्छ की सांस्कृतिक विरासत से रूबरू होने का मौका मिलता है, तो स्थानीय लोगों और कलाकारों को इस उत्सव के जरिए रोजगार हासिल होता है। इस साल नवंबर से शुरू हुए इस रण उत्सव का आनंद लेने का आपके पास अभी बहुत मौका है, क्योंकि ये अगले साल मार्च तक चलता रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। पहाड़ों पर बर्फीला साम्राज्य है तो मैदानी इलाकों में कड़ाके की ठंड ने दस्तक दे दी है। दिल्ली से लेकर देहरादून तक तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। आलम यह है कि दिल्ली में पारा 4.9 डिग्री तक जा पहुंचा है, जबकि राजस्थान के फतेहपुर शेखावटी में पिछले 5 दिनों से पारा -2 डिग्री दर्ज किया गया है। मौसम विभाग ने दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई इलाकों में शीतलहर का अलर्ट भी जारी कर दिया है। पहाड़ों पर बर्फीला साम्राज्य है तो मैदानी इलाकों में कड़ाके की ठंड ने दस्तक दे दी है। दिल्ली से लेकर देहरादून तक लगातार तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। ये तस्वीरें आप देखिए, उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड है। दिल्ली में भी शीतलहर को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। 5 डिग्री तक तापमान पहुंच चुका है। इधर पहाड़ सैलानियों से गुलजार है। श्रीनगर में -2 डिग्री तक पारा पहुंच चुका है। मौसम विभाग ने दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई इलाकों में शीतलहर का अलर्ट भी जारी कर दिया है। ये तस्वीरें देखिए, देश के अलग अलग हिस्सों की, देश की राजधानी दिल्ली की तस्वीर, पहाड़ों की तस्वीर भी आप देखिए। यहाँ सैलानियों से पहाड़ गुलजार हैं। उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड यहां पड़ रही है और लगातार सैलानी पहाड़ों का रुख कर रहे हैं, वहां जाकर बर्फ का आनंद ले रहे हैं, मौसम का दीदार कर रहे हैं। लेकिन देश की राजधानी दिल्ली में भी 5 डिग्री तक पारा पहुंच चुका है। चलिए अब आपको लेकर चलते हैं दिल्ली के अक्षरधाम में, जहां सुबह के वक्त कोहरे का पहरा दिखा। हालात ये थे कि अक्षरधाम मंदिर कोहरे की चादर में लिपटा नजर आया। देखिए अक्षरधाम से हमारे संवाददाता हिमांशु मिश्रा की एक खास रिपोर्ट। पूरे उत्तर भारत में राजधानी दिल्ली समेत कड़ाके की ठंड पड़ रही है, खास तौर से सुबह के वक्त। सुबह के वक्त तापमान 5 डिग्री से भी नीचे पहुंच जा रहा है और साथ साथ शीतलहर चल रही है। इसकी वजह से राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों में ठंड का एहसास ज्यादा है। खास तौर से पहाड़ों पर जो बर्फबारी हो रही है उसका असर भी मैदानी इलाकों में देखने को मिल रहा है और तापमान 5 डिग्री के आसपास बना हुआ है। लेकिन दोपहर के वक्त जब धूप निकल जाती है और तापमान 20 डिग्री के आसपास पहुंच जाता है तो थोड़ी राहत मिलती है। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं अक्षरधाम मंदिर के सामने फ्लाईओवर पर। अभी भी हल्की धुंध देखी जा सकती है। सुबह के वक्त दिल्ली के
जो ओपन इलाके हैं वहां पर हाईवेज पर कोहरा देखने को मिला, लेकिन राजधानी दिल्ली में कोहरे के साथ साथ आपको स्मॉग यानी प्रदूषण भी है, क्योंकि जो AQI है वो सुबह के वक्त 300 से ज्यादा, कई इलाकों में, जो राजधानी दिल्ली के कई इलाके हैं वहां पे 300 से ज्यादा था, यानी कि बेहद खराब स्थिति में। तो धुंध के साथ साथ स्मॉग भी है और ठंड की अगर हम बात करें तो आने वाले कुछ दिनों में यही परिस्थिति बनी रहेगी। हाँ, ये आशंका जरूर है कि दोपहर के वक्त जो तापमान 22 डिग्री के आसपास पहुंच जाता है वो 20 डिग्री से नीचे आएगा और ऐसी परिस्थिति में ठंड का एहसास और ज्यादा होगा, यानी दिल्ली के लोग कड़ाके की सर्दी के लिए तैयार रहें। कैमरामैन रितेश मिश्रा के साथ हिमांशु मिश्रा। और दिल्ली NCR समेत उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। लखनऊ में हालात ऐसे हैं कि लोग ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं। लखनऊ में ठंड के हालात कैसे हैं, देखिए हमारे संवाददाता समर्थ श्रीवास्तव की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में शीतलहर का कहर बढ़ता जा रहा है। लखनऊ में इस हफ्ते का न्यूनतम तापमान 5 डिग्री तक गया है। बर्फीली हवाएं अब उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों में पहुंच रही हैं। नतीजा क्या है कि लोग सड़कों में बैठ अलाव का सहारा ले रहे हैं इस सर्दी से बचने के लिए। सबसे अधिक ठंड किसी वक्त अगर महसूस की जा रही है वो सुबह और देर रात ऐसे समय है जिस वक्त अलाव के बिना जीवन व्यापन उनके लिए बड़ा मुश्किल है। जो कारोबारी हैं, जिनका काम बाहर रहना है, बाहर रहते हैं। तमाम कुछ लोग भी मौजूद हैं। ठंड बहुत हो रही है, अलाव से सहायता मिल रही है कुछ आप लोग को? हाँ, आराम तो मिल रही है। आराम मिल रही तभी तो जलाते हैं। तो ठंडी ज्यादा हो लकड़ी अब मान लिया इधर उधर से जुगाड़ बना के लाते हैं जिससे तोड़ ताड़ के। तो अलाव ना हो तो बड़ी दिक्कत होगी। हाँ, ना हो तो फिर क्या करें, फिर मजबूरी है, घर में बैठना पड़ेगा। घर के बैठने में कोई गुजारा नहीं है। ठंड कितना ज्यादा इस वक्त है पहले के मुकाबले? बढ़ती घटती है सर, वो क्या है, शाम सुबह शाम ठंडी है, दिन में नहीं है। अलाव का सहारा लखनऊ और यूपी में लिया जा रहा है। मौसम विभाग की अगर माने तो तापमान जो है वो आने वाले वक्त में और गिरने वाला है। सामने अगर रोड की तरफ भी कैमरामैन संजय आपको दिखाएंगे तो जो धुंध है वो भी आपको थोड़ी थोड़ी देखने को मिल सकती है। हालांकि कोहरा अभी उस लेवल का नहीं है जितना जनवरी के महीने में होता है, लेकिन धुंध जो है वो जरूर है। सूरज को आसमान में आने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। ठंड और धुंध का ये आलम है। एक तरफ आप देख रहे हैं पहाड़ी इलाकों में बर्फ पड़नी शुरू हो गई है, जिसका असर अब जमीनी यानी कि जमीन के जो क्षेत्र हैं जहां पर जैसे उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, उन सारी ही जगहों पर इस तरह का मौसम जो है अब दस्तक दे रहा है। सबसे बड़ी मशक्कत उनके लिए है जिनका रोजगार बाहर काम करने वाला है। वो इस तरह का अलाव का सहारा ले रहे हैं और गर्म चाय की चुस्की लेकर किसी तरीके से ठंड से खुद को काबू में रख पा रहे हैं। कैमरामैन संजय के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ। मैदानी इलाकों में ठंड पड़ने की वजह पहाड़ों में बर्फबारी है। पहाड़ों पर इन दिनों तापमान -डिग्री में चल रहा है। जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल और उत्तराखंड में बर्फबारी ने उत्तर भारत में ठंड बढ़ा दी है। हालांकि ये बर्फ पहाड़ों पर रहने वालों के लिए खुशियों की सौगात लेकर आई है। पहाड़ों पर भारी बर्फबारी से सैलानियों का पहुंचना शुरू हो गया है। देखिए 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कश्मीर में किस तरीके से हर तरफ आपको बर्फ ही बर्फ नजर आएगी। इन तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि जो वहां रहने वाले लोग हैं उनके चेहरे खिले हैं, क्योंकि सैलानियों ने तमाम ऐसी जगहों पर जाना शुरू कर दिया है जहां साल भर बर्फबारी का इंतजार किया जाता है। और कुछ ऐसी ही ये दूसरी तस्वीरें हैं जहां पर सैलानी पहुंच रहे हैं, खरीदारी कर रहे हैं और बर्फबारी का मजा ले रहे हैं। देखिए, मौसम के हिसाब से प्रकृति अपनी सफेदी बिखेर रही है, तो गाड़ियों की आवाजाही प्रभावित नहीं हो इसका भी खास ध्यान रखा जा रहा है। पुंछ में काफी मात्रा में बर्फबारी हो रही है, जिसके चलते सड़कों पर से बर्फ को हटाने का काम बदस्तूर जारी है। नियमित तौर पर बर्फ हटाने वाली गाड़ियों से बर्फ को हटाया जा रहा है। ये गाड़ी पुंछ के हर इलाके में घूम रही है और रोड से बर्फ को हटा रही है ताकि लोगों को कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। कश्मीर में बर्फबारी शुरू होने के साथ ही पर्यटकों का मेला लगना शुरू हो गया है, इसलिए भी प्रशासन खास एहतियात बरत रहा है ताकि पर्यटकों को किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना ना करना पड़े। ये तस्वीरें पुंछ की है जहां लगातार बर्फ हटाई जा रही है।
घाटी में बर्फबारी शुरू हुई तो ठंड ने भी अपने पैर पसार दिए। पारा माइनस में जा रहा है, इसीलिए कांगड़ी की डिमांड बढ़ गई है। कांगड़ी एक प्रकार की टोकरी होती है जिसमें कोयले से भरा मिट्टी का बर्तन रखा जाता है। कश्मीरी लोग इसे अपने गर्म ऊनी लिबास के नीचे रखते हैं। इसे चलता फिरता हीटर माना जाता है। इसका इस्तेमाल कश्मीर के अलावा हिमाचल के कुछ इलाकों में भी होता है। पुंछ में कांगड़ी के बाजार सज गए हैं। अलग अलग तरह के कांगड़ी बाजार में उपलब्ध हैं। लोग इसकी खरीदारी के लिए पहुंच रहे हैं। कांगड़ी की कीमत 150 रुपए से शुरू होती है, लेकिन क्वालिटी के मुताबिक इसकी कीमत ज्यादा भी होती है। कांगड़ी जो है यहाँ बच्चे से लेके बूढ़े तक जो है यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि कांगड़ी का लाइट ना होने की वजह से यहाँ पे सर्दियों में लाइट भी बड़ी कम होती है। उसकी वजह से जो है यहाँ का जो ट्रेडिशन है, यहाँ का जो परंपरा है कांगड़ी, ये बच्चे से लेके बूढ़े तक जो है इस्तेमाल करते हैं। कम से कम 2-3 तरह कम। और अगले साल होने वाले नेशनल गेम्स की मेजबानी इस बार देवभूमि उत्तराखंड करेगा। ये गेम्स जनवरी में शुरू होंगे और फरवरी तक चलेंगे, जिसमें देश के अलग अलग राज्यों से आए खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। एक दिन पहले देहरादून में हुए कार्यक्रम में 38वें नेशनल गेम्स का एंथम, लोगो और जर्सी को जारी कर दिया गया है। इस मौके पर देहरादून में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया। आन बान शान ले, शौर्य का प्रमाण ले, एकत्र सर्वश्रेष्ठ है मैदान में। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रिमोट का बटन दबाकर 38वें राष्ट्रीय खेलों का एंथम लॉन्च किया। इस एंथम में देवभूमि की पौराणिक धरोहर के साथ राज्य की खेल प्रतिभा को दिखाया गया। आन बान शान ले, शौर्य का प्रमाण ले, एकत्र सर्वश्रेष्ठ है मैदान में। देहरादून के महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज में हुए इस समारोह में 38वें राष्ट्रीय खेलों का लोगो और जर्सी भी जारी की गई। कार्यक्रम में भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष पीटी उषा समेत कई हस्तियां मौजूद रहीं। आज का दिन हम सब के लिए उत्तराखंड के खेल इतिहास में एक ऐतिहासिक दिन है। आज हम 38वें राष्ट्रीय खेलों के महायज्ञ में प्रथम आहुति के रूप में शुभंकर, एंथम, लोगो, टैगलाइन और जर्सी का अनावरण कर रहे हैं। उत्तराखंड में 28 जनवरी से 14 फरवरी तक राष्ट्रीय खेलों का आयोजन होगा। इस बार नेशनल गेम में 36 प्रतिस्पर्धाएं होंगी, जिनमें योगासन भी शामिल है। ये प्रतिस्पर्धाएं राज्य में अलग अलग जगहों पर होगी। आज हमने 38वें राष्ट्रीय खेलों का जो सुंदर लोगो लॉन्च किया है, वो उत्तराखंड के विविध रंगों को पूरे देश के समक्ष प्रदर्शित करता है। साथ ही आप सबने जो एंथम सुना होगा, वो न केवल हमारी एकजुटता को प्रदर्शित करता है, बल्कि खिलाड़ियों को, हमारे उदयमान सभी नौजवानों को और अधिक परिश्रम करने के लिए भी प्रेरित करता है। उनको प्रोत्साहन के लिए आगे बढ़ने का आह्वान करता है। इससे पहले समारोह में उत्तराखंड की लोक कला के रंग भी देखने को मिले। पारंपरिक परिधान पहने कलाकारों ने लोक गीतों पर डांस कर खूब रंग जमाया। इस तरह के बड़े खेल आयोजन से उत्तराखंड में खेल इंफ्रास्ट्रक्चर तो मजबूत होगा ही, साथ ही साथ राज्य के खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए मंच भी मिलेगा। देहरादून से अंकित शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। आपने संसद भवन के अंदर सांसदों को एक दूसरे पर आरोप लगाते हुए खूब देखा होगा। एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी और तीखी बहस आम बात है, लेकिन जब यही सांसद क्रिकेट के मैदान में उतरे तो उनका अलग ही अंदाज नजर आया। कैसे, आप भी देखिए। चेयरमैन को चेयर लीडर कहा गया है। फाउंडेशन पे सोनिया गांधी के साथ क्या संबंध है जिसको सोरोस फंड करता है? Perfect cover drive. Once again a pull and that's gone for 4.
चाहे हाउस के अंदर हो चाहे हाउस के बाहर हो। संसद के शीतकालीन सत्र में राजनीतिक दलों के बीच खूब बयानबाजी और जमकर हंगामा हो रहा है। पक्ष और विपक्ष के सांसदों के बीच तीखी बहस चल रही है। एक दूसरे पर कड़े प्रहार किए जा रहे हैं। लेकिन इन तमाम नोकझोंक के दरमियान जब लोकसभा और राज्यसभा के सांसद क्रिकेट के मैदान पर मिले तो नजारा कुछ इस तरह था। सदन के अंदर भले ही पक्ष और विपक्ष के बीच कड़ा टकराव देखने को मिल रहा हो, लेकिन वही सांसद जब एक टीम में खेले तो तस्वीर कुछ इस तरह रही। ना तो दलगत राजनीति और ना ही एक दूसरे पर आरोपों का दौर। लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों की टीमें दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में आमने सामने थी। राज्यसभा सभापति 11 टीम की कप्तानी संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने संभाली हुई थी, तो लोकसभा स्पीकर 11 की अगुवाई अनुराग ठाकुर ने की। लोकसभा स्पीकर 11 ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी की और निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट पर 251 रनों का विशाल स्कोर खड़ा कर दिया। हालांकि उनके दोनों सलामी बल्लेबाज मनोज तिवारी और दीपेंद्र सिंह हुड्डा जल्दी ही पवेलियन लौट गए, जिसके बाद कप्तान अनुराग ठाकुर ने अपने कांधों पर टीम की जिम्मेदारी संभाली और चंद्रशेखर आजाद के साथ मिलकर शतकीय साझेदारी कर डाली। अनुराग ने 65 गेंदों में नाबाद 111 रनों की तूफानी पारी खेली। चंद्रशेखर ने 23 गेंद में 54 रन बनाकर उनका अच्छा साथ निभाया। लोकसभा स्पीकर 11 की ओर से मिले 252 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी राज्यसभा 11 की टीम कुछ खास नहीं कर सकी। हालांकि मैच से पहले मनोज तिवारी और सांसद रवि किशन ने जमकर खूब मस्ती भी की। रवि किशन ने मैच से पहले मनोज तिवारी को कड़ी टक्कर देने की चुनौती दी थी। आज हम मनोज तिवारी जी का धुआं कर दें। कब गर्दा किधर उड़ेगा ये तो समय बताएगा। तो सेलिब्रिटी लीग खेले, प्रोफेशनल बार्डन। हाँ, मैं अनपढ़ हूँ, सेलिब्रिटी लीग खेला है। आज महादेव का नाम लेते हैं। हालांकि रवि किशन लोकसभा सांसद हैं, लेकिन वो इस मैच में राज्यसभा 11 की टीम में थे। दरअसल इस राज्यसभा 11 बनाम लोकसभा 11 मैच का आयोजन टीबी के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए किया गया था। इस मुकाबले में सभी सांसद खास तरह की जर्सी पहनकर मैदान में उतरे थे, जिसमें लिखा था कि टीबी हारेगा और भारत जीतेगा। दिल्ली से आशुतोष मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देश और दुनिया में क्रिसमस के अलग अलग रंग देखने को मिल रहे हैं। यूरोप के देश जर्मनी में टनल के अंदर सजा क्रिसमस का बाजार लोगों को आकर्षित कर रहा है। इस खदान में कभी खनन का काम होता था, मगर खनन बंद होने के बाद अब इस टनल में बाजार लगता है। ऐसे में टनल के अंदर की दुनिया को महसूस करने के लिए लोग इस बाजार में पहुंच रहे हैं, जहां हेलमेट लगाने के बाद ही उन्हें एंट्री मिलती है। पहनकर क्रिसमस की खरीदारी करते इन लोगों को देखकर हर कोई हैरान है, और उतना ही हैरान करता है ये जर्मनी के रेटलिंगहुसेन शहर का ये क्रिसमस बाजार। इस बाजार में दाखिल होने वाले हर एक ग्राहक को सबसे पहले हेलमेट ही दिया जाता है, क्योंकि ये क्रिसमस बाजार एक असली गुफा के अंदर लगा है। इस गुफा का इस्तेमाल पहले खनन के काम से जुड़े लोगों को ट्रेनिंग देने के लिए किया जाता था, मगर अब ये खदान एक शानदार बाजार में तब्दील हो चुकी है, जहां पहुंचे लोग क्रिसमस की शॉपिंग तो कर ही रहे हैं, साथ ही खदान के अंदर होने का अनुभव भी महसूस कर पा रहे हैं। खदान में काम करने वाले पूर्व कर्मचारियों की संस्था इस तरह की मार्केट चलाती है ताकि जर्मनी के इस शहर में करीब 1 शताब्दी तक चले खनन युग की यादें बरकरार रहे। जर्मनी में अब तो इस तरह के बाजार बेहद फेमस हो चुके हैं। साथ ही लोगों में इन बाजारों के दीदार की चाहत भी बढ़ती जा रही है।
ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। आज संगीत जगत में शोक है। जाने माने तबला वादक और तबला वादन के ग्लोबल आइकन बन चुके जाकिर हुसैन अब हमारे बीच नहीं हैं। अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में उनका निधन हो गया। वो बीमार थे और अमेरिका में 2 हफ्ते से उनका इलाज जारी था। जाकिर हुसैन को पिछले साल सरकार ने पद्म विभूषण से सम्मानित किया था। आज पूरा देश संगीत के महानायक उस्ताद जाकिर हुसैन को श्रद्धांजलि दे रहा है।